हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन डे एग्जाम फाइट में। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में हम लोग जो है उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं। हम लोग ऋग वैदिक काल को जो है पढ़ चुके हैं। अब उत्तर वैदिक काल में हम लोग जो है सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है और हम उसको देखे हैं। अब जो है आज का हमारा जो टॉपिक है वो उत्तर वैदिक काल का जो है आर्थिक स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जो है पूर्व वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उनके जो है क्या कारण थे और किन कारणों से जो है धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थितियों में क्या परिवर्तन आया और उसके मुख्य क्या कारण थे। और साथ ही साथ जो है पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का जो है हम लोग तुलना करते हुए चलेंगे ताकि जो है आपका जो है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का जो है दोनों एक साथ रिवीजन भी हो जाए और आपको जो है तुलना करने से जो है अच्छी तरह से आपको समझ में भी आएगा। अब हम लोग देखेंगे इसको कि उसके आर्थिक स्थितियों के बारे में कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आया था। कह रहा है कि अगला पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन ऋग्वेद में पहले चौथे और दसवें मंडल में कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। पूर्व वैदिक काल में आर्यों को कृषि के बारे में जानकारी अवश्य थी किंतु सर्वाधिक महत्व पशुपालन का था। कह रहा है कि पहले चौथे और दसवें मंडल में, कहने का तात्पर्य है कि पहले चौथे और दसवें मंडल में, जबकि हम जो है ऋग्वेद के 10 मंडल होते हैं और हमने इसको जो है विस्तार से एक अलग वीडियो बना के आपको समझाया है। जो भी स्टूडेंट जो है उसके 10 मंडल नहीं देखे हैं तो हमारा पुराना पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें कह रहा है कि पहले चौथे और दसवें मंडल में जो है कृषि का उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि आर्यों को यानी कि उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है और ऋग वैदिक काल की बात कर रहा है, उसमें हम आर्यों को पढ़ते हैं। तो आर्यों को कृषि के बारे में जानकारी थी लेकिन सर्वाधिक महत्व किसका था? पशुपालन का था। तो कहने का तात्पर्य है कि पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में जो है कृषि का उतना महत्व नहीं था जितना जो है पशुपालन का महत्व था। उनका हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए भी है कि जो ऋग वैदिक काल में आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था, लेकिन समय बदलता गया धीरे धीरे और परिवर्तन के साथ जो उत्तर वैदिक काल आया तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? अब कृषि की तरफ स्थापित होने लगा। उसी को कह रहा है यहाँ पे कि आर्यों का कृषि के बारे में जानकारी अवश्य थी किंतु जो है सर्वाधिक महत्व पशुपालन का था। पूर्व वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। पशुओं में सर्वाधिक महत्व गाय, उसके बाद घोड़े का था। वही कह रहा है कि पूर्व वैदिक काल ऋग वैदिक काल में जो है पशुपालन जो है उनका मुख्य व्यवसाय था, लेकिन धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उसके बाद जो है उनका जो है कृषि पर जो है व्यवसाय स्थापित हो जाता है। और पूर्व वैदिक काल में जो मुख्यतः जो मेन पशु जो था गाय और दूसरे नंबर पे घोड़ा आता था। गाय के लिए ही युद्ध होते थे। किसके लिए युद्ध होते थे? गाय के लिए ही युद्ध होते थे। गाय ही विनिमय का माध्यम थी। कह रहा है कि उस समय में पूर्व वैदिक काल में गाय जो है बहुत प्रिय मानी जाती थी या बहुत कीमती मानी जाती थी, एक प्रकार की कीमती वस्तु के रूप में माना जाता था। और किसी को देना है या तो कहता है कि उनका विनिमय करना पड़ता था, किसी को देने के लिए किसी को लेने के लिए जो है मुख्य रूप से जो गाय होती थी वो बहुत ही कह लीजिए कि बहुमूल्य मानी जाती थी। विनिमय के लिए जो है मैक्सिमम गाय का ही जो है एक प्रयोग किया जाता था ताकि एक माध्यम था जो विनिमय का, जो उस समय अगर किसी को देना है या किसी से लेना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। गाय को बहुत बहुमूल्य माना जाता था उस समय। पूर्व वैदिक काल की बात है। पूर्व वैदिक कालीन समाज मूलतः कबीलाई था जिसका अस्थायी निवास नहीं था। न ही इस काल में लोहे की खोज हुई थी। कहने का तात्पर्य है कि
पूर्व वैदिक काल का जो समाज है वो एक कबीले के रूप में, छोटे छोटे कबीलों के रूप में रहा करता था। उनका अस्थाई निवास नहीं था और न ही इन्हें जो है किस धातु की जानकारी नहीं थी, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। कह लीजिए कि पूरे के पूरे वैदिक काल में ही जो है लोहे की जानकारी किसी को नहीं थी। एकदम जब वैदिक काल के समाप्ति की तरफ जाता है तब जाकर लोहे के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलती है इनको। कृषि अथवा भूमि का कोई विशेष महत्व नहीं था। कह रहा है, पूर्व वैदिक काल की बात कह रहा है कि कृषि अथवा भूमि का कोई विशेष महत्व नहीं था, लेकिन कुछ फसलों का उल्लेख अवश्य मिलता है जो केवल जीवन निर्वाह तक ही सीमित था। कह रहा है कि पूर्व वैदिक काल में कृषि और भूमि पर कोई ज़्यादा विशेष जो है इसका महत्व नहीं था। हाँ, फसलों के बारे में इनको कुछ जानकारी थी जिसका जो है केवल जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए जो है इनका जो है मुख्य जो है उनको जानकारी थी, जीवन निर्वाह तक ही केवल सीमित था। कह रहा है कि कृषि पूर्व वैदिक काल में लोगों का द्वितीयक पेशा थी। कह रहा है कि कृषि जो है पूर्व वैदिक काल में लोगों का द्वितीयक पेशा थी। तो पहला क्या था? पशुपालन। वहीं उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र स्थापित हो गया। वही कह रहा है आपसे कि पूर्व वैदिक काल में जो है कृषि जो है द्वितीयक पेशा थी कृषि। पहले पे पशुपालन आता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है और उत्तर वैदिक काल आएगा, कृषि जो है अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र स्थापित हो जाती है। कह रहा है कि जनपद का विकास होने लगा था, जनपदों का विकास होने लगा था, जिसके फलस्वरूप कबीलाई समाज का ढांचा जो है समाप्त होने लगा था। यहाँ पे कह रहा है आपको कि पूर्व वैदिक काल में जब लोग जो है कबीलों के रूप में, छोटे छोटे कबीलों के रूप में, और उनके कबीलों का जो एक सरदार हुआ करता था, एक सरदार होता था जो अपने कबीले की रक्षा करता था। समय बदलता है धीरे धीरे, और ये पूर्व वैदिक काल से जब उत्तर वैदिक काल आता है तो एक जो छोटे छोटे कबीला था वो एक जनपदों के रूप धारण करने लगता है, और जैसे जैसे जनपदों के रूप धारण करने लगेगा, एक कबीलों का जो स्वरूप है, छोटे छोटे कबीले आपस में मिलकर जो है एक जनपद का निर्माण करने लगता है। और वही बात कह रहा है कि कबीले का जो ढांचा है वो समाप्त होकर जनपदों का स्वरूप लेने लगता है, और धीरे धीरे यही जनपद आगे चल के महाजनपद का रूप धारण करते हैं। अगला बिंदु हम लोग देखेंगे इसमें, उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थाई निवास करने लगे थे। कृषि और भूमि का महत्व, कृषि और भूमि का महत्व बढ़ने लगा था। कहने का तात्पर्य है कि जो पूर्व वैदिक काल में जो कबीलाई समाज था वो धीरे धीरे क्या है, अस्थाई निवास करने लगते थे, क्योंकि ये लोग जब कबीले के रूप में हुआ करते थे तो ये लोग एक जगह अस्थाई निवास नहीं करते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, मौसम के हिसाब से जो है अपने जो है सुविधा अनुसार ये लोग जगह बदलते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे जो है उत्तर वैदिक काल आया, ये अस्थाई निवास करने लगे और कृषि और भूमि का महत्व बढ़ने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया था, जिससे भूमि का अधिक गहराई तक जोतने में मदद मिलने लगी थी। कहने का तात्पर्य है कि जब उत्तर वैदिक काल जो प्रारंभ हुआ उस समय जो है लोहे का जो है प्रयोग होना शुरू हो गया था, और उसलिए जो है खेतों की, कृषि की जब जुताई करने के लिए, खेतों की जुताई करने के लिए जो है लोहे से अच्छा अधिक गहराई तक जो है जुताई किया जाता था, जिससे जो है मिट्टी की जो उर्वरता अच्छी मिलती थी और फसल जो है बहुत अच्छी होती थी। और जब कृषि करने लगे ये लोग तो अस्थाई निवास करने लगे, क्योंकि जब कृषि करने लगे तो इनकी मजबूरी हो गई जो है अस्थाई रूप से निवास करना। इसीलिए कह रहा है कि जब उत्तर वैदिक काल आया तो कृषि और भूमि का जो है महत्व बढ़ने लगा था। लोहे का प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो गया था। और देखेंगे कि इसके अलावा लोहे की कुल्हाड़ी के माध्यम से जंगलों को काटकर कृषि
भूमि का विकास करने लगे थे। कह रहा है कि जब लोहे का प्रयोग होने लगा तो इन्होंने जो है कुल्हाड़ी का प्रयोग करके और जंगलों को जो है साफ करके और कृषि योग्य भूमि का क्या करने लगे, विकास करने लगे, जिससे जो है अधिक मात्रा में जो है फसल पैदा किया जा सके और अधिक मात्रा में जो है खेती करने लगे ये लोग। कह रहा है फलस्वरूप जब ये लोग कृषि करने लगे तो उसी के फलस्वरूप क्या हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लगी, जिससे स्वाभाविक रूप से कृषि का महत्व जो है बढ़ने लगा था। वही कह रहा है कि जब जो लोहे का हल का प्रयोग करने लगे ये लोग और अधिक गहराई तक जुताई करने लगे तो फसलों की जो पैदावार बढ़ने लगी और ये लोग अस्थायी निवास करने लगे और भूमि और कृषि का महत्व बढ़ने लगा और जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लगी और उसी के फलस्वरूप जो है स्वाभाविक रूप से जो है कृषि का महत्व जो है बढ़ गया। कृषि के बढ़ते महत्व ने लोगों को अस्थायी निवास और अधिक मजबूती प्रदान की। अस्थायी निवास करने के लिए जो है अधिक मजबूती प्रदान की। कह रहा है कि जब कृषि होने लगा तो लोग जो है मजबूरी हो गई इनकी कि वो एक जगह टिक के जो है अच्छे तरह से जो है फसलों को जो है बुआई कर सके, क्योंकि कृषि कार्य करने के लिए जो है कुछ वक्त लगता था, इसलिए लोग ये अस्थायी रूप से जो है निवास करने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई थी यहाँ से। कह रहा है कि अथर्ववेद में ही सूखे, अतिवर्षा तथा कीटों से फसलों की सुरक्षा के लिए मंत्रों का वर्णन मिलता है। कह रहा है कि अथर्ववेद में सूखे और भारी वर्षा या कीटों से फसलों की सुरक्षा करने के लिए क्या है, ये लोग मंत्रों का जो है उच्चारण करते थे, इसका जो है प्रमाण मिलता है। और कह रहा है कि अथर्ववेद में पहली बार नहर की चर्चा मिलती है, जिसे कुल्या, नहर का जो यहाँ पे जो है अथर्ववेद में नहर के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है कुल्या शब्द जो है नहर के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए कह रहा है कि अथर्ववेद में ही पहली बार नहर की चर्चा मिली थी। वाजस्नेही संहिता में, वाजस्नेही एक जो है ग्रंथ है वाजस्नेही संहिता, जिसमें जो है 4, 6, 8, 12 और 24 बैलों द्वारा हल के माध्यम से गहन जुताई का प्रमाण मिलता है। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में 6 बैलों से, 4 बैलों से, 8 बैलों से, 12 बैलों से और यहाँ तक कि 24 बैलों तक जो है एक साथ बांध कर जो है 24 बैलों का जो है हल के माध्यम से जो है उनकी गहन जुताई करते थे, जिससे जो है जितनी गहराई तक जुताई होगी उतनी ही मिट्टी की उर्वरता बढ़ती जाएगी। और जो है इसका जो है प्रमाण जो कहाँ से मिलता है, वाजस्नेही संहिता से मिलता है। ऋग वैदिक काल में भूमि दान के उदाहरण नहीं प्राप्त होने से ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि पर निजी स्वामित्व की शुरुआत नहीं हुई थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार के प्रमाण प्राप्त होने से स्पष्ट होता है कि भूमि के निजी स्वामित्व प्रारंभ हो चुका था। कह रहा है यहाँ पे कि जो है ऋग वैदिक काल में जो है कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है, जिससे भूमि दान का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, जिससे कि ये पता चले कि लोग उस समय ऋग वैदिक काल में एक दूसरे को भूमि दी जाती थी या भूमि पर निजी स्वामित्व का अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर वैदिक काल में जो है जो भूमि पर जो है निजी कहने का मतलब कि जो है लोग अपनी अपनी भूमि की तरफ जो है कि ये मेरी भूमि है, ये हमारी भूमि है, इस तरह का जो है मतलब भूमि पर एक निजी स्वामित्व का अधिकार जो है प्रारंभ हो गया था उत्तर वैदिक काल में। और ऐसा ऋग वैदिक काल में नहीं था। लोग जो है लोहे से जंगल की जो है कुल्हाड़ी बनाकर जो है उससे जंगलों को साफ करते थे, फिर वहाँ पे कृषि करते थे। इससे अब जिस भाग पर वे कृषि करते थे उस भाग को अपना जो है निजी कृषि योग्य भूमि को अपना जो है स्वामित्व कर देते थे, जिससे ये स्पष्ट होने लगा था। ऐसा प्रमाण के उत्तर वैदिक काल में मिलता है कि लोग जो है अपना एक निजी भूमि बनाते थे और उसी पे जो है कृषि का कार्य करते थे। इसलिए निजी स्वामित्व का जो कह रहा है कि निजी स्वामित्व की शुरुआत जो है उत्तर वैदिक काल में हो गया था। उत्तर वैदिक काल में
गेहूं फसलों के बारे में बात कर रहा है कि उत्तर वैदिक काल में गेहूं, चावल, सरसों, जौ, गन्ना, मूंग, उड़द जैसी प्रमुख फसल जो है उत्तर वैदिक काल आते आते बहुत सारी फसलों का जो है विकास हो गया था। उत्तर वैदिक काल में सिंचाई का प्रमुख साधन के रूप में वर्षा का जल नदी, तालाब, कुआं, नहर आदि का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में जो है सिंचाई के लिए जो है कृषि की सिंचाई के लिए जो है वर्षा का जल नदी, तालाब और जो है कुआं, नहर आदि का प्रयोग करने लगे थे, क्योंकि अब जो ये लोग अस्थायी रूप से रहकर निवास करके जो है कृषि करने लगे थे, तो फसलों की सिंचाई के लिए जो है इन्हें पानी की जो है आवश्यकता होती थी। तो इसके लिए इन्होंने नदी, तालाब, नहर, अक्सर ये लोग जो है नदी के किनारे ही मतलब अपना निवास बनाते थे, ताकि इनको आसानी से जो है फसलों की सिंचाई करने के लिए जल की मात्रा मिल सके। प्रमुख पशु के रूप में कह रहा है कि प्रमुख पशु जो पूर्व वैदिक काल में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट तथा कुत्ता। कह रहा है कि पूर्व वैदिक काल में जो गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, कुत्ता आदि जानवर जो है मिलते थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें दो जानवर और जुड़ गए, बाघ और हाथी जैसे जानवर, और जो है इन जानवरों की भी जानकारी मिलना प्रारंभ हो गया था। शिल्प और उद्योग की बात करें अगर, तो ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय जो है अनुवांशिक नहीं थे। कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में जो है कौन सा व्यक्ति कौन सा व्यवसाय करेगा ये अनुवांशिक नहीं था, कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी व्यवसाय कर सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है वर्ण व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ हो गया था, इसलिए जो व्यवसाय था अब जन्म पर आधारित हो गया था। इसलिए जो है वर्ण व्यवस्था के कारण जो व्यवसाय थे वो जन्म पर आधारित हो गए, इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि जो है व्यवसाय जो है अनुवांशिकता पर आधारित हो चुका था। अगला पॉइंट कह रहा है कि धातुओं से संबंधित है कि उस समय आर्थिक जीवन में धातुओं के बारे में क्या जानकारी हुआ था उत्तर वैदिक काल में। वहाँ पे कह रहा है कि सोना, तांबा, कांसा के बारे में पूर्व वैदिक काल में ही जानकारी हो चुकी थी, किंतु लोहे के बारे में उत्तर वैदिक काल में जानकारी प्राप्त हुई। कह रहा है कि सोने, तांबे और कांसे के बारे में पूर्व वैदिक काल के लोगों को जानकारी थी, किंतु जब लोहे की बात आती है तो लोहे के बारे में जो है जानकारी उनको उत्तर वैदिक काल में आने के बाद ही जानकारी मिलती है। कह रहा है समस्त वैदिक काल में पूरे वैदिक काल में आर्यों को चांदी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल की बात कीजिए चाहे उत्तर वैदिक काल की बात कीजिए, दोनों वैदिक काल में या पूरे के पूरे कहिए समस्त वैदिक काल में चांदी एक मात्र ऐसा धातु था जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। वैदिक कालीन आर्यों को कह रहा है कि वैदिक कालीन आर्यों के विदेशी व्यापार के बारे में कोई जानकारी का साक्ष्य नहीं है। कह रहा है कि वैदिक कालीन आर्यों के बारे में विदेशी व्यापार के बारे में जो है अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि ये कहाँ पे विदेश में किन जगहों से व्यापार करते थे, व्यापार करते भी थे कि नहीं करते थे, इसके बारे में अभी तक कोई साक्ष्य नहीं है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में हमें जानकारी है कि ये मेसोपोटामिया के साथ जो है व्यापार करते थे। ऐसे कोई भी प्रमाण हमको वैदिक सभ्यता या वैदिक आर्यों के बारे में हमको नहीं मिला है, जिससे यह स्पष्ट प्रमाण साक्ष्य कह लीजिए कि नहीं है, जिससे हम जो है पता चल सके कि विदेशी व्यापार इनका किसी के साथ था कि नहीं था। अब याज्ञिक कर्मकांड, साम्राज्य विस्तार, अधिक आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने जैसे उद्देश्यों से किए जाने लगे थे। कह रहा है कि याज्ञिक कर्मकांड कहने का मतलब है कि अब जो है साम्राज्य के विस्तार के लिए या अधिक से अधिक जो है आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये क्या करने लगे थे, यज्ञ करने लगे थे। यज्ञ करके जो है ये लोग एक तरह के कर्मकांड समझ लीजिए कि कर्मकांडों की जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ से शुरू होने लगे थे कि हमको जो है साम्राज्य का विस्तार करना है, अधिक से अधिक धन संपदा इकट्ठा करना है। उसके लिए राज्य के विस्तार के लिए क्या करने लगे, धीरे धीरे यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। पूर्व वैदिक काल में सामूहिक यज्ञ जैसी संकल्पना नहीं थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े सामूहिक यज्ञ संपन्न होने लगे। वही बात कह रहा है कि पूर्व वैदिक काल में सामूहिक रूप से किसी प्रकार का यज्ञ जैसी कर्मकांड नहीं होते थे।
लेकिन कह रहा है उत्तर वैदिक काल जैसे ही आया धीरे धीरे जो है सामूहिक यज्ञ जो है प्रारंभ हो गया। यज्ञों में बलि प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। कह रहा है कि पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि बलि प्रथा जैसी कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें बलि प्रथा जैसी जो है प्रचलन का प्रारंभ हो गया। ब्राह्मणों का समाज में महत्व बढ़ने लगा क्योंकि इसी वर्ग के द्वारा यज्ञ संपन्न कराया जाता था। कह रहा है कि यहीं से ब्राह्मणों को जो है अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने की जो प्रथा है यहीं से प्रारंभ होने लगती है। ब्राह्मण वर्ग जो था वही जो है अपने आप को जो है इनका महत्व इसलिए बढ़ने लगा कि ये लोग ही जो है यज्ञ को संपन्न कराते थे, इसलिए जो है जो वर्ण व्यवस्था चल रही थी उसमें जो है ब्राह्मण जो है अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करते थे और जो है यज्ञ जैसी क्रियाओं को कराने के लिए जो है अपने आप को जो है ये श्रेष्ठ मानते थे। कह रहा है आखिरी पॉइंट है कि शूद्र वर्ग के लिए यज्ञ एक प्रकार से प्रतिबंधित था, किंतु इसके बावजूद शूद्रों के लिए ब्राह्मणों को दान देना आवश्यक है। यहाँ पे कह रहा है कि शूद्रों के लिए जो है यज्ञ जैसी क्रियाएं कराना प्रतिबंधित था, मतलब कोई भी शूद्र जो है अपने यहाँ अपने घर पे यज्ञ नहीं करा सकता था, लेकिन ब्राह्मणों को शूद्रों को दान देना आवश्यक था। कह रहा है कि ब्राह्मण शूद्र के यहाँ आकर यज्ञ नहीं कर सकता था, ये प्रतिबंधित था, कोई भी शूद्र अपने यहाँ यज्ञ नहीं करा सकता था, लेकिन ब्राह्मणों को दान देने की अगर बात आती है तो शूद्र जो है उनको दान देना आवश्यक था। लगभग हम उत्तर वैदिक कालीन की आर्थिक स्थिति के बारे में हर पहलुओं को धीरे धीरे हमने जो है विस्तार से समझा है, और हमें नहीं लगता है कि किसी भी एग्जाम में आपको इससे ज़्यादा आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तार से पूछेगा। आप पीसीएस तक के मेंस जैसे क्वेश्चन का जवाब आप हमारे जो है इस तरह के आंसर से दे सकते हैं, और वनडे एग्जाम के लिए जो है इससे ज़्यादा बाहर से आपका नहीं आएगा, और इसको आपको बारीकी से एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी कहानी जो हमने बताई है उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अब इसको आर्थिक जीवन को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।